हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPSC 103 यानी राजनीतिक सिद्धांत, संकल्पनाएं और बहस। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं। असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप भी 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप सभी हमें व्हाट्सअप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी मैसेज करके असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPSC 103 यानी राजनीतिक सिद्धांत, संकल्पनाएं और बहस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि राजनीतिक दायित्व से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक दायित्व पर अराजकतावादी सिद्धांत जो है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या बताना है, राजनीतिक दायित्व बताने हैं, इसका मतलब क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं, और इसमें जो आपका अराजकतावादी जो सिद्धांत है इसकी व्याख्या बतानी है। ठीक है, तो राजनीतिक दायित्व राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका संबंध नागरिक और राज्य के बीच संबंधों से होता है। राजनीतिक दायित्व का अर्थ है कि नागरिकों का राज्य के प्रति कर्तव्य क्या है, उनके राज्य के कानूनों का पालन उन्हें क्यों करना चाहिए। हर समाज में शांति व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। इन नियमों का पालन करना नागरिकों का राजनीतिक दायित्व माना जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे राजनीतिक दायित्व क्या है कि राजनीतिक विज्ञान की ही एक महत्वपूर्ण वो विषय है। ठीक है, जिसमें जो आपके नागरिक हैं और जो राज्य है, इन दोनों के ही संबंधों को यहाँ पे दिखाया जाता है। यानी राजनीतिक दायित्व का यहाँ पे अर्थ क्या है कि जितने भी नागरिक हैं वो राज्य के प्रति जितने भी उनके कर्तव्य हैं, जितनी भी उनकी ड्यूटीज हैं, जो भी उनके नियम बनाए गए हैं, राज्य ने कानून बनाए हैं, उन सबका पालन करना, ताकि आपका समाज में शांति और व्यवस्था और सुरक्षा दोनों बनी रहे। तो जितने भी आपके नियम कानून हैं, बेसिकली अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे तो जितने भी राज्य के द्वारा नियम और कानून बनाए जाते हैं उसी को हम क्या करते हैं, जितने भी देश के नागरिक हैं, नियम कानूनों का अगर वो पालन करते हैं राज्य के द्वारा बनाए गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे राजनीतिक दायित्व यहाँ पे कहा जाता है। वहीं अगर हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका राजनीतिक दायित्व का अर्थ क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे राजनीतिक दायित्व से आश्चर्य है कि नागरिकों की उस नैतिक और जो आपकी कानूनी जिम्मेदारी से है, जिसके अंतर्गत वे राज्य के कानूनों और नियमों और आदेशों को, इन सबको क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राजनीतिक दायित्व है ना, इससे क्या है मीनिंग, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि नागरिकों की जितने भी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है राजनीतिक दायित्व का, कि जितने भी नागरिक हैं देश के, उनकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी से है, जिसके अंदर राज्य के द्वारा जितने भी आपके कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, जितने भी आदेश दिए गए हैं, उन सबका यहाँ पे पालन करना। तो वही आपका क्या कहलाता है, आपका राजनीतिक दायित्व कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसे सरल शब्दों में समझे, जब कोई व्यक्ति राज्य का नागरिक बनता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान और कानून का सम्मान करे, कर यानी आपका टैक्स दे, ठीक है, मतदान करे तथा समाज में शांति बनाए रखे। यही आपके क्या कहलाते हैं, राजनीतिक दायित्व कहलाते हैं। वहीं इसका सिंपल मीनिंग अगर हम समझे तो देखो, सरल शब्दों में कहे तो जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति राज्य का नागरिक बनता है तो उससे ये उम्मीद की जाती है, ये अपेक्षा की जाती है कि संविधान में जितने भी आपके नियम कानून हैं उनका वो सम्मान करे, ठीक है, टैक्स दे, वोट मतदान में अपना और वोटिंग में जितना भी आपका जो है वोट में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, और समाज के अंदर ना शांति बनाए रखे। तो वही आपका क्या है, राजनीतिक दायित्व कहलाता है। अगर हम इसके उदाहरण से समझे तो देखो, यातायात के नियमों का पालन करना ये भी क्या है, आपका राजनीतिक दायित्व है। ठीक है, टैक्स देना ये भी आपका राजनीतिक दायित्व है। न्यायालयों के निर्णयों का सम्मान करना, जितनी भी आपकी कोर्ट वगैरह है वो जो भी डिसीजन लेती है उनका सम्मान करना भी क्या है, आपका राजनीतिक दायित्व है। देश की सुरक्षा में सहयोग करना ये भी आपका राजनीतिक दायित्व है। ये सारे क्या है, आपके राजनीतिक दायित्व के उदाहरण है। वहीं अगर हम बात करें राजनीतिक दायित्व पे जो आपका अराजकतावादी जो सिद्धांत है, इसका अर्थ क्या है, तो अगर हम बात करें अराजकतावाद का सिद्धांत या हम इसके अर्थ की बात करें तो यहाँ पे अर्थ क्या कहता है कि अराजकता जो है ना, वो एक आपकी राजनीतिक विचारधारा है।
जो राज्य और सरकारों के अस्तित्व का यहाँ पे विरोध करती है। अराजकतावादियों का ऐसा मानना है कि राज्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को यहाँ पे सीमित कर देता है, लिमिटेड कर देता है, तो और उसे आवश्यक निर्णय नियंत्रण यहाँ पे स्थापित कर देता है, इसलिए वे राज्य को यहाँ पे आवश्यक संस्था यहाँ पे नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका अराजकतावाद जो है ना एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें यहाँ पे जो राज्य और सरकार के अस्तित्व का यहाँ पे ये विरोध करती है ये विचारधारा। ठीक है, जितने भी आपके अराजकतावादी है इनका ये मानना है कि जो राज्य है ना वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को यहाँ पे सीमित कर रहा है और अनावश्यक जो नियंत्रण है वो स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए वे राज्य को आवश्यक संस्था यहाँ पे नहीं मानते। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे अराजकतावादी जो है ना वो आपके ऐसे समाज की यहाँ पे कल्पना करते हैं। ठीक है, ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां लोग बिना सरकार के आपसी सहयोग करते हैं और नैतिकता के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इनका ऐसा क्या मानना है कि यहाँ पे समाज लोग क्यों जो है ना यहाँ पे अराजकतावादी का ऐसा मानना है कि हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ पे लोग जो है बिना सरकार के और बिना आपसी सहयोग के क्या करें, नैतिकता के आधार पर अपना जीवन जो है उसे व्यतीत करें। वहीं अगर इस सिद्धांत के मुख्य विचारों की बात करें तो मुख्य विचार आपके कौन से हैं? पहला है कि राज्य अनावश्यक संस्था है, यानी अराजकतावाद जो है ना वो विचारक जितने भी आपके विचारक हैं, ठीक है, अराजकतावादी जितने भी विचारक हैं इनके अनुसार क्या है कि इनके अनुसार राज्य जो है ना वो मानव स्वतंत्रता का क्या है, शत्रु है, दुश्मन है। राज्य कानून, पुलिस, सेना के माध्यम से लोगों पर ये नियंत्रण रखता है, इसलिए राज्य का जो राज्य व्यक्ति जो है ना वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का बाधा बनता है, यानी आपका राज्य को यहाँ पे अनावश्यक संस्था मानी गई है। ठीक है, अराजकतावादी जो विचारक है उनका मानना ऐसा है कि जो आपकी जो मानव स्वतंत्रता है ना उसके अंदर राज्य जो है एक बड़ा दुश्मन माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि वहाँ पे राज्य कानून का हमें पालन करना पड़ रहा है, पुलिस भी है, सेना भी है, इन सब के माध्यम से क्या हो रहा है, लोगों पर नियंत्रण किया जा रहा है, लोगों पर नियंत्रित यहाँ पे रखा जा रहा है। तो इसलिए जो आपका राज्य है ना वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को यहाँ पे क्या कर रहा है, बाधित कर रहा है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट क्या कहता है कि राजनीतिक दायित्व का विरोध, यानी अराजकतावादी का यह नहीं मानते वो कि नागरिकों पर राज्य के प्रति कोई नैतिक दायित्व है। उनके अनुसार क्या मानना है कि राज्य जो है ना वो अन्यायपूर्ण कानून को बनाता है तो नागरिकों को उसको पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इनका क्या मानना है कि जितने भी आपके राजनीतिक दायित्व है ना, जितने भी नियम कानून आपके राज्य बना रहा है उसको यहाँ पे अराजकतावादी क्या मानते हैं, अन्यायपूर्ण कानून मानते हैं। ठीक है, और ये सब क्या मानते हैं, अराजकतावादी जो विचारधारक है या जो विचारधारा है इसका ऐसा मानना है कि नागरिकों पर जो राज्य के प्रति जो नैतिक जो दायित्व है इनके अनुसार क्या है कि आपका जितने भी कानून बना रहा है राज्य वो सारे अन्यायपूर्ण कानून यहाँ पे बना रहा है और जिसको मानने के लिए ना, जिनका पालन करने के लिए वो क्या कर रहा है, नागरिकों को बाधित कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें स्वैच्छिक सहयोग का समर्थन, यानी अराजकतावादी मानते हैं कि समाज का निर्माण लोगों के स्वैच्छिक सहयोग से होना चाहिए, ना कि सरकारी दबाव से होना चाहिए। लोग आपसी समझ और नैतिकता के आधार पर सामाजिक व्यवस्था यहाँ पे बनाए रख सकते हैं। यानी बेसिकली यहाँ पे आपका क्या है, क्या मानते हैं यहाँ पे जो अराजकतावादी जो है वो ये मानते हैं कि समाज का निर्माण ना लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, लोगों की इच्छा के अनुसार समाज में सहयोग होना चाहिए, ना कि सरकार के द्वारा उन पे दबाव बनाना चाहिए सहयोग करने के लिए। जहाँ तक हो लोगों की आपसी जो समझ है, उनका जो नैतिक आधार जो है वो क्या करता है, यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ना सरकार के द्वारा किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लोगों का जो स्वयं जो सहयोग है ना वो होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व, तो यहाँ पे जो आपके अराजकतावादी जो सिद्धांत है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए, यानी यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी ज्यादातर इंपॉर्टेंस देते हैं आपके अराजकतावादी सिद्धांत। ठीक है, तो इस विचारधारा का क्या मानना है कि व्यक्ति की जितनी स्वतंत्रता होगी ना, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको यहाँ पे ज्यादा ये इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, इस इंपॉर्टेंस के चलते उनका ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन जीने और खुद के निर्णय लेने का पूरा अधिकार यहाँ पे होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें प्रमुख अराजकतावादी विचारक कौन कौन से हैं, सबसे पहले है आपके विलियम गॉडविन। इनका क्या मानना था कि इन्होंने ना राज्य को यहाँ पे मानव स्वतंत्रता के लिए हानिकारक बताया और तर्क दिया कि समाज जो है वो नैतिकता और बुद्धि के आधार पर यहाँ पे चल सकता है, ना कि सरकारी दबाव के आधार पर चल सकता है। वहीं आपके दूसरे विचारक थे मिखाइल बुकनीन। अगर हम बात करें मिखाइल बुकनीन की, तो इनका क्या मानना था, इनका ऐसा मानना था कि जो आपके जो बुकनीन है इन्होंने क्या बोला कि राज्य और धर्म
दोनों का ही इन्होंने विरोध करा। इनका ऐसा मानना है कि सत्ता हमेशा शोषण को ही जन्म देती है, तो इसलिए इन्होंने राज्य का भी विरोध करा है और धर्म का भी यहाँ पे जो है विरोध करा है। वहीं अगले विचारधारक की बात करें तो आपके अगले विचारधारक कौन से है? प्रियोत्र क्रोपोटीन। ठीक है, क्रोपोटकीन की अगर हम बात करें तो इनका ऐसा मानना है कि सहयोग और पारस्परिक सहायता से हम समाज का आधार यहाँ पे इन्होंने माना है। उनके अनुसार जो मनुष्य है ना, उनका जो स्वभाव जो है उसी के वो ही क्या होता है? सहयोगी होता है। तो ये सारे आपके क्या थे? अराजकतावादी विचारधारक थे, जिनकी अलग अलग विचारधाराएं हमने जानी। वहीं अगर हम बात करें सिद्धांत की आलोचना की, तो देखो बिना राज्य के समाज में अराजकता और अव्यवस्था यहाँ पे फैल सकती है। कानून और प्रशासन के अभाव में आपके जो अपराध है वो बढ़ सकते हैं। आधुनिक जटिलताएं समाज को बिना सरकार के चलाना यहाँ पे कठिन होता है, और इसी कारण आपके जितने भी अधिकांश राजनीतिक विचारक जो है ना, वो राज्य को यहाँ पे आवश्यक संस्था मानते हैं। तो यहाँ पे अगर इनकी आलोचना अगर हम करें तो बिना राज्य के समाज में अराजकता फैल सकती है, अव्यवस्था हो सकती है। जितने भी आपके नियम कानून बनाए जाते हैं वो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आपके समाज में अनुशासन को बनाए रखने के लिए चलाए जाते हैं राज्य के द्वारा। वहीं अगर राज्य के द्वारा समाज में अगर अव्यवस्था होती है, नियम कानूनों को अगर हम नहीं मानते, नागरिक नहीं मानते, तो समाज में क्या होगा? अराजकता फैलेगी, अव्यवस्था फैलेगी, और कानून और प्रशासन के अभाव के कारण ज्यादातर आपके क्रिमिनल्स जो हैं वो बढ़ेंगे। ठीक है, क्राइम यहाँ पे बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी, राज्य में प्रशासन नहीं होगा, तो जितना हम यहाँ पे आधुनिक जटिल जो समाज है ना, इसको हम बिना सरकार के चलाना ना, आज के समय की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, इसको बिना समाज के चलाना या बिना नियम कानून के चलाना बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें कठिन देखने को मिलता है। तो इसी कारण जितने भी अधिकांश राजनीतिक विचारक हैं वो राज्य को आवश्यक संस्था यहाँ पे मानते हैं। वहीं इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो राजनीतिक दायित्व नागरिक और राज्यों के संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ये नागरिकों को कानूनों का पालन करने, समाज में व्यवस्था बनाए रखने की प्रेरणा देता है। दूसरी ओर अराजकतावादी सिद्धांत राज्य और राजनीतिक दायित्व दोनों का विरोध करता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वैच्छिक संयोग पर बल देता है। यद्यपि आपका जो ये अराजकतावादी जो स्वतंत्रता का जो समर्थन है ये करता है, फिर भी आपका जो व्यवहारिक रूप है इसमें राज्य के समाज की जो कल्पना है इसको करना यहाँ पे कठिन हो जाता है। तो बेसिकली आपका जितना भी यहाँ पे जो राजनीतिक दायित्व है ना, ये क्या कर रहा है? राज्य और नागरिक दोनों के बीच के संबंधों के बीच में एक आधारशिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके नागरिक है, नागरिकों को कानून का पालन करना, समाज में व्यवस्था बनाए रखने की भी यहाँ पे राजनीतिक दायित्व जो है वो प्रेरणा देते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर आपकी बात करें अराजकतावादी सिद्धांत की, तो ये क्या कर रहा है? राज्य और राजनीति दायित्व दोनों का ही विरोध करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और आपका जो स्वैच्छिक सहयोग है इन सब पे ज्यादा जोर देता है। अराजकतावादी जो स्वतंत्रता है इसका समर्थन ये करता है, फिर भी जो आपके व्यवहारिक रूप है वो राज्य में समाज की जो कल्पना है इसको करना यहाँ पे कठिन हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या कहता है कि मानव अधिकारों की 3 पीढ़ियों की मुख्य जो विशेषता है उनका वर्णन कीजिए। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, समान और आपका जो विकास की जो रक्षा है वो करते हैं। समय के साथ समाज और विश्व की परिस्थितियों में बदलाव आने से मानव अधिकारों का जो दायरा है वो बढ़ता गया है, और इसी आधार पर जो आपके मानव अधिकार हैं उनको 3 पीढ़ियों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। प्रत्येक पीढ़ी जो है मानव जीवन को यहाँ पे अलग अलग पक्ष जो है उसको महत्व देती है। तो देखो यहाँ पे जितने भी आपके मानव अधिकारों में जो 3 पीढ़ियां हैं उनकी हमें विशेषता बतानी है। मानव अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसमें व्यक्ति को यहाँ पे केवल मानव होने के कारण ये प्राप्त नहीं होते, बल्कि ये अधिकार वो होते हैं जो उसके विकास में, उसकी समानता में, ठीक है, उसके सम्मान की रक्षा करते हैं। तो समाज में जितने भी आपके समय के अनुसार और विश्व में जितनी भी परिस्थितियां हैं इनके अनुसार जो भी बदलाव आते हैं ना, वो मानव अधिकारों के दायरे को यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसी के आधार पे क्या होता है कि मानव अधिकार को ना यहाँ पे 3 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। हर पीढ़ी के अंदर आपका मानव जीवन के अलग अलग पक्षों को यहाँ पे महत्व दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कौन कौन सी पीढ़ी है। वहीं अगर हम बात करें प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार की, तो यहाँ पे प्रथम पीढ़ी के जो मानव अधिकार है, मानव अधिकारों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार यहाँ पे कहा जाता है। इन अधिकारों का अधिकारों का जो विकास है वो मुख्य रूप से 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियों के बाद हुआ। यानी पहला जो आपका मानव अधिकार है वो क्या है कि नागरिक और राजनीतिक जो अधिकार है उसको कहा जाता है पहली पीढ़ी का जो अधिकार है यहाँ पे। ठीक है,
उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, नागरिक और राजनीतिक अधिकार यहाँ पे कहा जाता है। और इन अधिकारों का विकास हमें ज्यादातर कब देखने को मिला, 17वीं और 18वीं शताब्दी में, ठीक है, जब आपकी लोकतांत्रिक क्रांतियां हुई उसके बाद से हमें देखने को मिला। अगर हम बात करें इसकी विशेषता की, तो ये क्या कहता है, पहली विशेषता इसकी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे बल, यानी इन अधिकारों का मुख्य उद्देश्य था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे ज्यादा जोर देता है ये, ठीक है, पहला जो पीढ़ी का जो आपका अधिकार है। वहीं ये दूसरी विशेषता क्या है कि राज्य की शक्ति पे नियंत्रण। ये जो अधिकार होते हैं ना, वो सरकार को सीमित करते हैं ताकि राज्य जो है वो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ना कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार की शक्तियों पे भी ये नियंत्रण करते हैं। वहीं कानून सुरक्षा की बात करें तो इन अधिकारों को संविधान और कानून द्वारा यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। और ये साथ में आपका समानता का भी सिद्धांत देते हैं, यानी सभी व्यक्तियों को कानून के सामने सम्मान माना जाता है। उदाहरण की अगर बात करें तो जीवन जीने का अधिकार यहाँ पे सभी को दिया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता, ये सारे क्या है, आपके समानता का जो सिद्धांत है उसको यहाँ पे दर्शाते हैं। वहीं अगर हम बात करें द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार, द्वितीय पीढ़ी के जो अधिकार है उनमें आपका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार इसे कहा जाता है। इनका विकास जो है वो औद्योगिक क्रांति और सामाजिक न्याय की मांग के कारण हुआ है। इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो पहली है आपकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, यानी इन अधिकारों का उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान कराना है। वहीं राज्य की सक्रिय भूमिका, यानी इन अधिकारों को लोगों के लिए सरकार को योजना और नीतियां यहाँ पे बनानी पड़ती है। तो देखो, अगर हम दूसरी पीढ़ी मानव अधिकार की बात करें तो यहाँ पे आपका दूसरी पीढ़ियों के जो अधिकार थे ना, वो ज्यादातर आपके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार उन्हें कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे जो आपका विकास था वो औद्योगिक क्रांति और आपकी सामाजिक न्याय की मांग के कारण हुआ। अगर विशेषताओं की बात करें यहाँ पे तो सामाजिक और आर्थिक विशेषता इसकी सबसे पहली है, यानी इन अधिकारों के उद्देश्य से लोगों का जो जीवन स्तर है वो और भी ज्यादा यहाँ पे बेहतर हुआ, ठीक है। राज्य की जो सक्रिय भूमिका है वो भी देखने को मिली, यानी इन अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को यहाँ पे योजनाएं और नीतियां बनानी पड़ती है, ठीक है। वहीं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करें तो ये अधिकार जो है ना, वो समाज के कमजोर वर्गों के विकास पर भी यहाँ पे जोर देते हैं। वहीं मानव विकास पर जोर की बात करें तो यहाँ पे आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे जितने भी आपके क्षेत्र हैं ना, यहाँ पे इनका जो महत्व है वो बहुत देखा जाता है। जैसे आपका शिक्षा का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, भोजन और आवास का अधिकार है और सांस्कृतिक भागीदारी का अधिकार है। तो ये सारे क्या है, आपके मानव विकास पे भी जोर देता है द्वितीय पीढ़ी का जो मानव अधिकार है वो। वहीं अगर हम तीसरी पीढ़ी की बात करें, यानी तृतीय पीढ़ी के मानव अधिकारों की बात करें यहाँ पे, तो जो आपकी तीसरी पीढ़ी के जो मानव अधिकार है इसके अंदर आपके ज्यादातर सामूहिक और एकजुटता के अधिकार इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आधुनिक युग में विकसित हुए, ठीक है, पूरे समाज और पूरे विश्व का जो समुदाय है उनसे ये जुड़े हुए हैं। वहीं इसकी विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता क्या है कि सामूहिक हित पे ये बल देता है, यानी ये अधिकार जो है वो केवल आपके व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज और मानवता के हित से जुड़े हुए होते हैं, यानी पूरे सामूहिक यहाँ पे हितों की बात वो करते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता, यानी इन अधिकारों की जो रक्षा है ना, रक्षा करने के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम इन अधिकारों को सुचारू रूप से चला पाएंगे, तभी लागू कर पाएंगे जब लोगों के बीच में यहाँ पे सहयोग होगा, विभिन्न देशों के बीच में यहाँ पे सहयोग होगा। तो वही शांति और विकास पर ये ज्यादा जोर देते हैं, यानी ये अधिकार जो है ना वो विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण और विकास से संबंधित होते हैं। वहीं अगर हम तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की विशेषता की बात करें, अगली विशेषता जो है आपकी वो ये है कि वैश्विक समस्याओं से समाधान, यानी जलवायु परिवर्तन, युद्ध, गरीबी जैसी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं ये उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, उसका समाधान करने पर ज्यादा जोर देता है। वही इसको उदाहरण से समझे तो विकास का अधिकार, ठीक है, विकास का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शांति का अधिकार, आत्मनिर्णय लेने का अधिकार और मानवीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार जो है, ये सारे आपके क्या है, तीसरी पीढ़ी के अधिकार हैं, मानव पीढ़ी, ठीक है, मानव अधिकार। वहीं अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि मानव अधिकार जो है ना, मानव अधिकारों की 3 पीढ़ियां मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को यहाँ पे रक्षा करती है। पहली पीढ़ी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखती है। दूसरी पीढ़ी क्या कहती है कि सामाजिक और आर्थिक समानता पे ज्यादा जोर देती है। तीसरी पीढ़ी क्या कहती है कि सामूहिक विकास और वैश्विक सहयोग को ज्यादा महत्व देती है। और आज के समय में मानव अधिकारों की सभी पीढ़ियां जो है वो समान रूप से आवश्यक है, क्योंकि इनके माध्यम से ही एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण
जो समाज है उसको हम यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो 3 पीढ़ियां हमें बताई गई, पहली पीढ़ी का क्या यहाँ पे उद्देश्य था, क्या बताना चाहती थी वो, कि जो स्वतंत्रता है ना उसकी यहाँ पे सुरक्षा की, मतलब व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी यहाँ पे सुरक्षा हो। दूसरी पीढ़ी बता रही है आपकी जो आपकी सामाजिक और आर्थिक जो समानता है इस पे यहाँ पे बल दिया गया। और जो तीसरी पीढ़ी है आपकी वो ये बता रही है कि सामूहिक विकास और वैश्विक सहयोग जो है वो भी आपका ज़्यादा ज़रूरी होता है, महत्व रखता है। ठीक है, तो आज के समय में जितने भी हमारे मानव अधिकार है उन सभी पीढ़ियों के समान रूप से हमें हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनके माध्यम से ही हम एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण जो समाज है उसकी स्थापना हम कर पा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो ये है कि जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें जॉन रॉल्स की तो देखो ये आधुनिक राजनीतिक दर्शन के प्रमुख आपके विचारक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है ना ये पूरी आपकी न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत करती है। जॉन रॉल्स की बुक है ये। ठीक है, रॉल्स ने न्याय को समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पे माना है इसके अंदर, और इनका ऐसा उद्देश्य है कि ऐसा समाज बनाना है कि जहाँ पे व्यक्तियों को समान अवसर मिले, अधिकार प्राप्त हो। और रॉयल्स का जो आपका न्याय सिद्धांत जो है ना, जस्टिस एज फेयरनेस, ये क्या दिखा रहा है, आपकी समाज के अंदर जितने भी आपके अधिकार है उनमें निष्पक्षता दिखा रहा है, और न्याय के निष्पक्षता के रूप में न्याय के नाम पर ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके जॉन रॉल्स है ये क्या है, ये आपके प्रसिद्ध विचारक है राजनीतिक दर्शन के, यानी आपका जो आपकी पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसके जो विचारक है उनको वो है आपके जॉन रॉल्स। ठीक है, इनके अनुसार इनकी जो बुक है वो है आपकी आ थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन्होंने एक न्याय सिद्धांत इसमें प्रस्तुत करा जिसमें न्याय को ये समाज की महत्वपूर्ण विशेषता मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि सभी जो व्यक्ति है ना, सभी व्यक्ति को अगर हम समान अवसर देंगे, समान अधिकार देंगे, तभी आपका जो है समाज में जो व्यवस्था है वो अच्छे से चल पाएगी। तो रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है ना, जस्टिस एज अ फेयरनेस, इसमें ये दिखाते हैं कि किस तरीके से हम न्याय को निष्पक्ष रूप से ये इसमें बताते हैं। वहीं अगर हम बात करें रॉल्स के न्याय सिद्धांत का अर्थ, तो रॉयल्स के अनुसार यहाँ पे न्याय का मतलब केवल आपका कानून का पालन करना नहीं है, बल्कि समाज में संसाधनों, अधिकारों और अवसरों का उचित एवं निष्पक्ष वितरण करना है। उनका मानना था कि समाज की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें गरीब और कमजोर वर्ग जो है आपके उचित लाभ यहाँ पे उन्हें मिल सके। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे रॉल्स के सिद्धांत की, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या था इनका, कि कानून का पालन करना ही नहीं था समाज के अंदर, बल्कि समाज में जितने भी आपके संसाधन हैं, अधिकार हैं, अवसर हैं, इनको भी एक उचित इनका वितरण करना था, निष्पक्ष करना था। ठीक है, निष्पक्ष वितरण करना था, यानी समाज की जितनी भी आपकी व्यवस्था है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ज्यादातर ना आपके गरीब और कमजोर वर्गों को यहाँ पे लाभ मिले। ऐसा था रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत था, उसका अर्थ ये माना गया। वहीं अगर हम इसकी मूल स्थिति की बात करें तो रॉल्स ने मूल स्थिति की कल्पना की है। ऐसी काल्पनिक स्थिति है जहां लोग जो है समाज के नियम पहले से एकत्रित करते हैं, और इस स्थिति में किसी को भी ये नहीं पता होता कि वह अमीर होगा या गरीब, या फिर पुरुष होगा या महिला, किसी ऊंच नीच जाति का होगा या निम्न जाति का होगा। तो देखो यहाँ पे रॉल्स ने ना मूल स्थिति की कल्पना करी है, यानी उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन बताई है, एक ऐसी इमेजिनरी वो बताई है सिचुएशन, यानी काल्पनिक स्थिति बताई है, जिसमें इन्होंने बोला है कि लोग जो है ना वो समाज के नियम बनने से पहले ही यहाँ पे क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि किसी को ये नहीं पता होता कि वो आगे चल के अमीर होंगे, गरीब होंगे, पुरुष होंगे, महिला होंगे, किस जाति के होंगे, नहीं पता उन्हें। ठीक है, तो इस स्थिति में ना रॉल्स ने अज्ञान का पर्दा यहाँ पे इन्होंने कहा इसका उद्देश्य था कि लोगों को बिना किसी स्वार्थ के न्यायपूर्ण जो नियम है वो बनाए रखना। वहीं अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझे, अज्ञान का जो पर्दा है, अज्ञान का पर्दा मीनिंग क्या था इसका, तो देखो अगर हम अर्थ की बात करें ना अज्ञान के पर्दे की, तो व्यक्ति अपने सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक या पारिवारिक जो स्थान है, पारिवारिक स्थान को यहाँ पे नहीं जानता, इसलिए वो ऐसे नियम बनाएगा जो सभी व्यक्ति के लिए सम्मानपूर्ण और न्यायपूर्ण हो। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को ये ना पता हो कि वह गरीब होगा या अमीर होगा, तो ऐसे नियम बनाएगा जो गरीबों के हितों की रक्षा करे। यानी आपका बेसिकली अज्ञान का जो पर्दा है, इसमें आपके ज्यादातर व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और पारिवारिक स्थान यहाँ पे उसको नहीं वो जानता है कि वो क्या है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे नियम बनाएंगे जो सभी के लिए क्या हो, सम्मान हो और न्यायपूर्ण हो। तो उदाहरण से अगर हम समझे, तो किसी भी व्यक्ति को यह ना पता होना कि वो गरीब है या गरीब होगा या अमीर होगा, तो ऐसे हम नियम बनाने चाहिए समाज के अंदर जो गरीबों के जो हित हैं उनकी रक्षा करें। वहीं अगर इनके सिद्धांत
की बात करें, रॉयल्स के जो न्याय के जो 2 सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला है आपका समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी रॉयल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रता यहाँ पे मिलनी चाहिए, जैसा आपका विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और मतदान का अधिकार। तो इन स्वतंत्रताओं में किसी भी प्रकार का यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें अगले सिद्धांत की, तो अगला सिद्धांत क्या है कि आपका अंतर सिद्धांत। अंतर सिद्धांत में क्या बोला गया है कि रोल्स का जो दूसरा सिद्धांत है वो ये कहता है कि समाज में जो आपकी आर्थिक और सामाजिक असमानता है ना, तभी स्वीकार की जा सकती है जब उसका लाभ जो है समाज के कमजोर वर्ग को मिले। यदि अमीर वर्ग की जो उन्नति है वो गरीब वर्ग का विकास होता है, तभी असमानता यहाँ पे उचित मानी जाएगी। यानी बेसिकली इनका जो अगर हम ध्यान से समझे तो रोल्स जो जितने भी इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, इसमें इन्होंने न्याय के साथ साथ ये भी बताया कि जो आपके कमजोर और आर्थिक रूप से जो सामाजिक रूप से जो असमानताएं हैं, गरीब वर्ग जो है, कमजोर वर्ग जो है, इनको यहाँ पे इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है, इनके लाभ की बात की गई है। ठीक है, वहीं अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें, रॉल्स के सिद्धांत की विशेषताओं की, तो पहली विशेषता क्या है कि ये जो है ना वो समानता और स्वतंत्रता दोनों को ही महत्व देते हैं। इनका जो सिद्धांत है वो समानता को भी और स्वतंत्रता दोनों को महत्व देता है। गरीब और जो आपके कमजोर वर्ग है इनकी हितों की रक्षा करता है, निष्पक्ष समाज की स्थापना पर ये जोर देता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है। वहीं इसकी कुछ आलोचना भी है, कुछ विद्वानों ने रॉल्स के सिद्धांतों की आलोचना भी करी है। उनके अनुसार ये जो सिद्धांत है ना वो अधिक आदर्शवादी माना जाता है। वास्तविक समाज में अज्ञान का जो पर्दा है वो यहाँ पे संभव नहीं है, कुछ ऐसे विद्वानों का यहाँ पे मानना है जिन्होंने आलोचना करी है। वहीं अगर कुछ विचारकों के अनुसार बोले तो यहाँ पे कुछ विचारकों के अनुसार व्यक्तिगत प्रतिभा और मेहनत को भी यहाँ पे कम महत्व दिया गया है। तो अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कह रहा है कि जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है ना वो आधुनिक राजनीति दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने न्याय को निष्पक्षता, सम्मान, अवसरों से जोड़ा है। उनका सिद्धांत आज भी समाज में समानता, स्वतंत्रता, कमजोर वर्ग के कल्याण पे बल देता है। आज भी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसको समझने के लिए जो आपका रोल्स का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा उपयोगी यहाँ पे माना जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने आधुनिक राजनीतिक दर्शन में इनका जो सिद्धांत है इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे महत्व दिया गया है और ये जो सिद्धांत है वो आपके न्याय की निष्पक्षता को और समान अवसरों से जोड़ता है। तो आज जो इनका जो सिद्धांत है ना वो समाज में समानता, स्वतंत्रता और कमजोर वर्ग का जो कल्याण है उस पर भी ये बल देता है। तो आज भी लोकतंत्र और कल्याणकारी जो आपकी राज्य की जो अवधारणा है उसको समझने के लिए ये जो सिद्धांत है आपका वो बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध। समानता और स्वतंत्रता के बीच हमें संबंध बताना है। समानता और स्वतंत्रता के बीच अगर हम संबंध की बात करें यहाँ पे, तो राजनीतिक विज्ञान में समानता और संबंध जो है आपके समानता और स्वतंत्रता जो है यहाँ पे आपके 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं मानी जाती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो आधार है वो इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर आपका टिका होता है। ठीक है, समानता का जो अर्थ है वो सभी व्यक्तियों को समान अवसर और अधिक प्राप्त जो आपके जो अधिकार है वो प्राप्त हो, जबकि आपकी जो स्वतंत्रता का अर्थ है वो क्या है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे कार्य करने की आज़ादी मिलना। और पहली दृष्टि में ये दोनों अलग दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो बिना समानता के स्वतंत्रता का जो सही उपयोग है वो संभव नहीं है। बिना स्वतंत्रता के यहाँ पे समानता का जो महत्व है वो अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान में आपकी जो समानता और स्वतंत्रता है ये दोनों ही आपकी महत्वपूर्ण अवधारणा है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन दोनों का जो ये जो आपका जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना वो इन्हीं सिद्धांतों पर आपकी टिकी हुई है। समानता का अर्थ क्या है कि सभी व्यक्ति को समान अवसर मिले, समान अधिकार प्राप्त हो। वहीं अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की जो आज़ादी है वो मिलनी चाहिए, वही आपकी स्वतंत्रता कहलाती है। पहली ही दृष्टि से ये दोनों अलग दिखाई देते लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, पूरक है। तो बिना समानता के स्वतंत्रता का सही उपयोग यहाँ पे संभव नहीं है और बिना स्वतंत्रता के समानता का जो महत्व है वो भी अधूरा रह जाता है। अगर हम बात करें इसके अर्थ की, तो समानता का अर्थ क्या है? समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग जो है वो हर दृष्टि से बिल्कुल एक जैसे हो। इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि सभी व्यक्तियों को कानून के सामने यहाँ पे सम्मान माना जाए। धर्म, जाति, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाए। सभी को शिक्षा, रोजगार, विकास के अवसर यहाँ पे समान रूप से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे समानता का अर्थ यहाँ पे क्या है कि सभी को यहाँ पे सभी लोगों को यहाँ पे एक ही दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, सभी लोगों को यहाँ पे समान कानून पालन करने के लिए यहाँ पे बोला जाए, चाहे वो आपके धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, किसी के भी आधार पर यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और शिक्षा को भी यहाँ पे सभी को शिक्षा, रोजगार और विकास के अवसर भी यहाँ पे मिलने चाहिए।
वहीं स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को सोचने, बोलने और लिखने, धर्म अपनाने और अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की आजादी हो। लोकतंत्र में नागरिकों को कई प्रकार की यहाँ पे स्वतंत्रता दी जाती है, जैसे आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ पे स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि व्यक्ति को यहाँ पे सोचने की, बोलने की, लिखने की और किसी भी धर्म को अपनाने की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपका साथ ही साथ उसको अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की भी आज़ादी यहाँ पे होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में ना आपके नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है, जिनमें आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है और राजनीतिक स्वतंत्रता है। वहीं अगर हम इसे थोड़ा डिटेल में समझे तो समानता और स्वतंत्रता का क्या संबंध है। समानता और स्वतंत्रता का संबंध बहुत गहरा है, दोनों एक दूसरे के बिना यहाँ पे अधूरे माने जाते हैं। ठीक है, तो समानता जो है स्वतंत्रता की ही आधारशिला है। यदि समाज में अत्यधिक आर्थिक सामाजिक असमानता हो तो गरीब और कमजोर वर्ग अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग नहीं कर सकते। तो उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है या आपका हम कह सकते हैं या रोजगार का अवसर नहीं है, तो उसकी जो स्वतंत्रता है ना वो केवल कागजों तक सीमित रह जाती है। तो इसलिए यहाँ पे वास्तविक स्वतंत्रता के लिए समान अवसर होना जरूरी है। वहीं अगला पॉइंट है आपका स्वतंत्रता समानता को यहाँ पे मजबूत करती है। अब ये किस तरीके से करती है, तो देखो जब लोगों को बोलने, सोचने और अपने अधिकारों की मांग करने की यहाँ पे स्वतंत्रता मिलती है, तब वो जो समानता के लिए संघर्ष वो कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता लोगों को अन्याय और भेदभाव के खिलाफ यहाँ पे आवाज उठाने की शक्ति देती है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि दोनों लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी आपकी सफल हो पाती है जब नागरिक जो है स्वतंत्र हो, सम्मान भी हो। यदि केवल आपकी स्वतंत्रता और समानता ना हो तो शक्तिशाली लोग जो है वो कमजोर लोगों का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं। तो दूसरी ओर यदि केवल समानता हो तो केवल यहाँ पे लेकिन आपकी स्वतंत्रता ना हो तो व्यक्ति का जो विकास है वो रुक जाएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि दोनों ही लोकतंत्र के लिए आपकी जरूरी है। अगर नागरिकों को ज्यादा जब नागरिक स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, सभी समान होते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी जो स्वतंत्रता है वो समानता नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग स्वतंत्र होंगे तो वो दूसरे कमजोर लोगों का यहाँ पे क्या करेंगे, शोषण करेंगे, ज्यादा शक्तिशाली होंगे तो। ठीक है, तो वहीं दूसरी ओर आपकी जो समानता है ना वो केवल स्वतंत्रता ना हो तो क्या होगा कि व्यक्ति का जो विकास है वो रुक जाएगा। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि समानता और स्वतंत्रता में संघर्ष, यानी कई बार इन दोनों के बीच टकराव भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को असीमित आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए तो वह अधिक धन अर्जित करके समाज में असमानता बढ़ा सकता है। इसीलिए राज्य को कभी कभी समानता बनाए रखने के लिए कुछ नियम यहाँ पे जो है आपके कुछ नियंत्रण लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे आपकी व्यवस्था और सामाजिक कल्याण योजनाएं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता और समानता में जो संघर्ष है उसे कम कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें विचारकों के मत की, तो जॉन रॉल्स ने कहा है कि समाज में न्याय तभी संभव है जब स्वतंत्रता और समानता दोनों के बीच में क्या हो, आपका इक्वली बैलेंस हो। ठीक है, संतुलन बना रहे। वहीं आपके जो हेरोल्ड लॉस्की है, इनके अनुसार क्या है कि बिना समानता और स्वतंत्रता के यहाँ पे आपका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। निष्कर्ष की बात करें तो अंत में कहा जा सकता है कि समानता और स्वतंत्रता दोनों ही लोकतांत्रिक समाज के आवश्यक तत्व हैं। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। समानता व्यक्ति को स्वतंत्रता का वास्तविक लाभ उठाने योग्य बनाती है, जबकि आपकी जो स्वतंत्रता है वो समानता की रक्षा करती है। इसलिए एक आदर्श समाज वही माना जाएगा जहां दोनों के बीच में जो है संतुलन बना रहे।